हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, आप लोगों का जीएस फैकल्टी। और हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था अपने टॉपिक को, तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था। और इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक में तो हम लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जो कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना। तो आज का जो टॉपिक है, आज भी एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स में पूरे संविधान को बांटा गया है और कितनी अनुसूचियां उसमें शामिल की गई हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग इन सभी चीज़ों का एक ही आज के वीडियो में हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे। और चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स और अनुसूचियों को शामिल किया गया है। देखिए, हमारा जो संविधान है उसकी शुरुआत तो प्रीएम्बल से होती है। जो पहला उसका पृष्ठ है वो किसका, प्रीएम्बल का, प्रस्तावना का। और उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट्स, कुल कितने भाग, कुल कितने अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स, और कुल कितने अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल। ठीक, यानी हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जब हमारा संविधान लिखा गया था, यानी कि हमारे संविधान में अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से मतलब संविधान लिखा गया था, ठीक है, तो उस समय संविधान में कुल कितने भाग शामिल किए गए थे। जिस समय हमारी संविधान सभा ने संविधान को लेकर के तैयार किया था, मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से हमारे संविधान में कुल कितने भाग थे, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग शामिल किए गए थे, कुल 22 भाग थे। अनुच्छेद की अगर बात करें कि कुल कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से हमारे संविधान में, तो अनुच्छेद थे कुल 395। और अगर अनुसूचियों की बात करते हैं, शेड्यूल की, तो अनुसूचियां कुल कितनी थी मूल रूप से 8। ठीक है, तो मूल रूप से हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी, जैसे हम लोग को आवश्यकता पड़ी कुछ नए नियम बनाने की, कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड करने की, वैसे वैसे हम लोगों ने संविधान में संशोधन करके, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद ने, उसने संविधान में संशोधन करके और समय के साथ साथ कुछ पार्ट्स को, कुछ आर्टिकल्स को और कुछ अनुसूचियों को ऐड भी किया। और इसी तरीके से कुछ पार्ट्स और जो आर्टिकल्स हैं, कुछ पार्ट और आर्टिकल्स को हमने हटा भी दिया हमें संविधान से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से या कुल कितने पार्ट्स ऐड किए गए हैं या किसको हटाया गया है। तो हम लोग देखते हैं, अभी तक है ना हमारे संविधान में कुल नए 4 पार्ट्स को जोड़ा गया है। हमारे संविधान में कुल 4 नए पार्ट्स को जोड़ा गया है और 1 पार्ट को हटाया गया है। कुल 4 पार्ट हैं जिनको जोड़ा गया और 1 पार्ट ऐसा है इसको हटाया गया है। इन 4 पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया है, उनमें से है, एक है पार्ट 4 का, एक है 9 का, 9 का और 14 का। ठीक है, इन पार्ट्स को ऐड किया गया है। और अगर बात करते हैं किस पार्ट को हटाया गया है, तो पार्ट है 7, भाग 7, जिसको हमारे संविधान से हमारी पार्लियामेंट ने हटाया हुआ है। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके भाग 7 को हटा दिया है। उसी तरीके से हम लोग अनुच्छेदों की बात करते हैं, तो मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखते हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में हमें कुल 448 अनुच्छेद दिखेंगे। ठीक है, मूल रूप से 395 थे और अब वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करते हैं, मूल रूप से 8 शेड्यूल थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने समय समय पर संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने 4 नई अनुसूचियों को ऐड कर दिया और इस समय वर्तमान में हमें 12 अनुसूचियां दिखाई देती हैं। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां मिलती हैं, 12 शेड्यूल या अनुसूचियां मिलती हैं। चलिए, अब हम लोग एक पार्ट के बारे में हम लोग और उसके जो है अंदर कौन कौन से आर्टिकल शामिल किए गए हैं उन सब की हम लोग चर्चा करते हैं, उन सब का हम लोग स्टडी करते हैं।
देखिए भाग एक की हम लोग बात करते हैं पहले। भाग एक, भाई कुल कितने भाग हो गए? 22 तो मूल रूप से थे, 4 उसमें ऐड किए गए और 1 को हटा दिया गया, यानी कि 22 + 4 26 और 1 हटाया गया तो 25। तो इस समय वर्तमान में पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स हैं कुल टोटल 25। चलिए भाग एक क्या कहता है, किस बारे में है भाग एक? देखिए भाग एक कहता है, भाग एक में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे, क्या चीज हमको देखने को नहीं मिलेगा? भाग एक में दिया हुआ है जिसका जो सब्जेक्ट हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक का टॉपिक क्या है? भाग एक का सब्जेक्ट है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग एक में बात की गई है संघ के बारे में, संघ यानी भारत के बारे में, और भारत के कितने राज्य होंगे, भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, भारत की सीमाएं क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। अब अगर हम लोग बात करें कि भाग एक के अंदर कितने आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, तो देखिए भाग एक के अंतर्गत शामिल किया गया है आर्टिकल 1 से लेकर के और आर्टिकल 4 तक को, आर्टिकल 1 से लेकर के और आर्टिकल 4 तक को शामिल किया गया है पार्ट 1 के अंदर, भाग 1 के अंदर। अब हम लोग बात करें भाग 2 में क्या कहा गया है। भाग 2 में दोस्तों हम लोगों ने भाग 2 में हम लोग बात करेंगे नागरिकता की। भाग 2 में हम लोग बात करेंगे नागरिकता की, और इसके अंदर अगर आर्टिकल्स देखते हैं हम लोग तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से लेकर के और आर्टिकल 11 तक को शामिल किया गया है। ठीक, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और आर्टिकल्स कौन कौन शामिल किए गए हैं? आर्टिकल 5 से लेकर के और आर्टिकल 11 तक को शामिल किया गया है। इसी तरीके से हम भाग 3 की चर्चा करेंगे। भाग 3 किस बारे में है? तो देखिए भाग 3 क्या, भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों की। भाग 3 किस चीज की बात करता है? मौलिक अधिकारों की, यानी कि भारत की सीमाओं के अंदर या भारत में रहने वाले जो उसके जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार, कौन कौन से अधिकार हमारा संविधान प्रदान करता है, या फिर हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान हमारे नागरिकों की राज्य से रक्षा के लिए, राज्य के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान करता है, उन सब की चर्चा हम लोग किसमें करते हैं? मौलिक अधिकारों में। मतलब कि अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके किसी भी तरीके के उनके अधिकारों का, किसी भी तरीके से उनकी स्वतंत्रता का कोई भी हनन न कर सके, कोई भी उनकी स्वतंत्रता को छीन न सके। ठीक, तो ये सारी बातें हम किसमें करते हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार में। और ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे देश के नागरिकों को किसी इंडिविजुअल पर्सन से भी मिले हुए हैं, इंडिविजुअल पर्सन के विरुद्ध भी प्राप्त है और राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, भाग 3, इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक की हम लोग शामिल करते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक को शामिल करते हैं हम लोग भाग 3 के अंदर। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं भाग 4। भाग 4 देखिए दोस्तों क्या बात करता है? भाग 4 बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी अब क्या है, यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार मिले हुए नागरिकों को, यानी कि राज्य से रक्षा है तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो राज्य है वो क्या पॉलिसीज बनाएगा, राज्य नागरिकों के लिए क्या क्या करेगा राज्य। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि जो राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए, इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर के और आर्टिकल 51 तक को शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि जो राज्य है वो नागरिकों के लिए क्या क्या कार्य करेगा, क्या क्या पॉलिसीज नीतियां बनाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाग 4 का की। भाग 4 का की मैंने कहा था कि नया एक पार्ट जोड़ा गया है भाग 4 का। ये इसमें क्या चीज शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है मौलिक
कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य किसके? नागरिकों के। देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं अब उनका भी कुछ कर्तव्य होगा अपने देश के प्रति। तो इसमें बात की गई नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की कि उनको किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमारे झंडे के प्रति सम्मान, हमारे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, हमारे जो महापुरुष हैं उनके प्रति सम्मान की भावना। तो ये सारी चीज़ें, देश के प्रति सम्मान की भावना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? यानी कि जो राज्य है वो नागरिकों से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि नागरिकों का भी एक कर्तव्य होगा कि वो भी कुछ देश के लिए करें। भाई अगर देश आपके लिए पॉलिसीज बना रहा है, देश आपको अगर अधिकार दे रहा है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होगा कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं मौलिक कर्तव्य में। और आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 51 कहाँ शामिल किया गया है, इसका हम लोग अगर आर्टिकल की बात करते हैं कि किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो आर्टिकल जो दोस्तों 51 का है, 51A है, वो जो है बात करता है किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज की। चलिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है शायद कल मैंने चर्चा की है या नहीं की है याद नहीं मुझे। तो ये जो है जो ये भाग 4 का है जो मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया है वो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कल मैंने बताया था कि उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो उसी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को, जो भाग 4A है, इसको ऐड किया गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाग 6 की, सॉरी भाग 5 की। भाग 5 क्या कहता है? केंद्र सरकार के बारे में बात करता है। भाग 5 बात करता है केंद्र सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में देखिए बात करेगा तो हम लोग केंद्र सरकार में देखेंगे कि प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा हो गया, राष्ट्र यानी कि पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, यानी मंत्रिमंडल हो गया प्रधानमंत्री का। इन सभी चीज़ों की चर्चा कहाँ पे होगी? भाग 5 के अंदर। ठीक, चलिए अब भाग 5 को हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल में शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 151 तक को शामिल किसमें किया गया है? भाग 5 के अंतर्गत। आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 151 तक को शामिल किया गया है। 151 तक को शामिल किया गया केंद्र सरकार के अंतर्गत भाग 5 के अंदर। अब हम लोग देखते हैं भाग 6 क्या कहता है। भाग 6 बात करता है राज्य सरकार के बारे में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की, इसने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है भाग 6। अब स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग भाग 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। भाई जिन जिन राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है उनमें हम उनके बारे में विधान परिषद की चर्चा करेंगे, और जिनमें विधान परिषद नहीं है उनके बारे में हम लोग सिर्फ विधानसभा के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें राज्यपाल की बात करते हैं, इसी में हम लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं किसमें? राज्य सरकार में। इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं आर्टिकल 152 से लेकर के और आर्टिकल 237 तक को, ठीक है। आर्टिकल 152 से लेकर के और आर्टिकल 237 तक को शामिल किया गया है भाग 6 के अंदर। आर्टिकल 152 से लेकर के और आर्टिकल 237 तक को शामिल किसमें किया गया है? भाग 6 के अंतर्गत, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 को मैंने दोस्तों पहले ही बताया है कि भाग जो 7 है उसको समाप्त कर दिया गया है। ये मूल रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, लेकिन हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके और इसको हमने समाप्त कर दिया है भाग 7 को। अब हम लोग देखेंगे भाग 8। भाग 8 में क्या शामिल किया गया है? देखिए भाग 8 में हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज की हम लोग बात कहाँ करते हैं? भाग 8 के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल शामिल किए गए हैं? इसमें आर्टिकल 239 से लेकर के और आर्टिकल 242 तक को, ठीक है। मतलब कि देखिए
यहाँ पर हमने देखा कि 237 था राष्ट्र में लास्ट, यानी कि जो भाग 7 है, इस भाग 7 में आर्टिकल 238 रहा होगा। भाग 7 में क्या रहा होगा? आर्टिकल 238। तो एक आर्टिकल भी समाप्त हो गया और एक भाग भी समाप्त हो गया था। और भाग 8 में क्या हम लोगों ने किस चीज की हम लोग बात करते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की, और आर्टिकल 239 से लेकर के और आर्टिकल 242 तक की बात करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जो भाग 9 है। भाग 9 में हम लोग किस चीज का की स्टडी करते हैं? भाग 9 में बात करते हैं हम लोग पंचायतों की। ठीक, भाग 9 में हम लोग किसकी बात करते हैं? पंचायतों की। और इसमें अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 243 ए से लेकर के और आर्टिकल 243 ओ तक को शामिल किया जाता है। कौन कौन से आर्टिकल शामिल किए जाते हैं? 243 ए से लेकर के और आर्टिकल 243 ओ तक को शामिल किया जाता है। ठीक, ये कौन सा हो गया? देखिए, भाग 9 हो गया। हमने कितने भाग में बात कर ली? भाग 8, भाग 9 इधर हो गया। ये देखिए, भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया, भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग 8, भाग 9। अब हम लोग बात करते हैं भाग 9 का की। मैंने आपको बताया कि भाग 9 का भी जोड़ा गया, एक नया पार्ट जोड़ा गया था 9A। ये जो पार्ट 9A है, ये किस चीज़ की बात करता है? तो देखिए, जो भाग 9 का है, ये बात करता है नगर पालिकाओं की, नगर निगम की। इसमें देखिए बात, इसमें जो हम लोग शामिल करते हैं पंचायतों को, और इसमें हम लोग शामिल करते हैं नगर निकाय। नगर निकाय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नगर पालिकाएं भी आएंगी और नगर निगम भी होंगे। तो हम लोग नगर निकाय की बात कर ली। इसमें कौन सा आर्टिकल है? देखिए, इसमें जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, इसमें ओ तक था तो ओ, इसमें आर्टिकल पी से लेकर के, आर्टिकल 243 पी से लेकर के, और हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 243 जेड ए तक की। आर्टिकल 243 जेड ए तक की हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक, देखिए, भाग 9 का हो गया। इसमें हम लोग आर्टिकल 243 पी से लेकर के और आर्टिकल 243 जेड ए तक की हम लोग बात करते हैं। अब भाग 9 था क्या कहता है? भाग 9 का में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? तो भाग 9 का में हम लोग दोस्तों स्टडी करते हैं जो सहकारी समितियां होती हैं। भाग 9 का में हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियों की। सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम लोग बात करते हैं पार्ट 9B में या 9 खा में। किसकी बात करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल जेड बी से लेकर के और आर्टिकल जेड तक इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर है? भाग 9 का में 243, मतलब भाग 9 में 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 9 का में 243 पी से लेकर के जेड ए तक, 9 का में जेड बी से लेकर के और जेड तक बात करते हैं भाग 9 का में। तो देखिए, हम लोगों ने कितने पार्ट्स देख लिए? 3 तो ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग 10 क्या कहता है। भाग 10 किस चीज की चर्चा करता है? देखिए, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 10 भाग 10 को हम लोग देखेंगे। भाग 10 में क्या कहा गया है?
देखिए भाग 10 में अगर हम लोग देखेंगे तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की गई है। किसमें? भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी कि उनको क्या स्पेशल पावर्स दी जाएंगी, उनको कैसे मेन स्ट्रीम बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, किन जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, किनको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, और सरकार क्या करेगी? एक अलग से विभाग का गठन करेगी इनके लिए। तो ये सारी चर्चा हम लोग कर लेते हैं भाग 10 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। इसका अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 भाग 10 के अंतर्गत है। भाग 11 हम लोग देखते हैं। भाग 11 किस चीज की बात करता है? तो दोस्तों जो भाग 11 है हमारा, वो बात करता है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की बात करता है। भाग 11 किस की बात करता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, मतलब कि भाग 11 के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य किस तरीके से केंद्र के साथ संबंध है और किस तरह से राज्यों का आपस में संबंध है। ठीक है, तो इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, केंद्र का राज्यों से संबंध और राज्यों का आपस में संबंध, राज्यों से संबंध। इसकी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 245 से लेकर के और आर्टिकल 263 के बीच में। इसके हम लोग स्टडी कितने आर्टिकल पर करेंगे? आर्टिकल 245 से लेकर के और आर्टिकल 263 के बीच में हम लोग बात करते हैं केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग जो भाग 12 है। भाग 12 देखिए किस चीज की चर्चा करता है? तो भाग 12 देखिए दोस्तों बात करता है वित्त संपत्ति अनुबंध की। ठीक है ना, वित्त की, संपत्ति की और अनुबंध की। वित्त, संपत्ति और अनुबंध मीन्स फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनकी बात करता है भाग 12 के अंतर्गत, यानी कि देश की जो भी अर्थव्यवस्था संबंधी जो भी नीतियां होंगी वो सारी की सारी इसी पार्ट्स के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। यानी कि सरकार अगर कुछ खरीदती है, कोई डेवलपमेंट करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे वित्त, संपत्ति और अनुबंध के अंतर्गत। ठीक है, तो इसकी हम लोग देखिए बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल इसका हो जाएगा, मतलब कि जो वित्त, संपत्ति और अनुबंध है, इसके हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 264 से लेकर के और आर्टिकल 300A तक की। आर्टिकल 264 से लेकर के और आर्टिकल 300A तक की। देखिए इसमें हम लोगों ने देखा ना वित्त, संपत्ति और अनुबंध। देखिए जो आर्टिकल 300A है, तो ये पहले क्या हुआ करता था? पहले हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। हमारे जो है संपत्ति का अधिकार एक क्या था? हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और संविधान में संशोधन करके हमने इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और 300A के अंतर्गत हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने एक विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है ना, एक विधिक अधिकार बना दिया। तो यानी कि जितनी भी फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, जितने भी नियम कानून बनाने की बातें होंगी, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। वो सारी की सारी हम लोग बात करेंगे भाग 12 के अंतर्गत। अब भाग 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य की। व्यापार वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की हम लोग बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स की मतलब कि अगर जो है देश कोई भी नीतियां बना रहा है ट्रेड से संबंधित, कोई भी देश के अंदर कोई भी ट्रेड कर रहा है या फिर अदर कंट्री से, बाहर के किसी देश से, हमारे पड़ोसी देशों से, अन्य देशों से कोई भी अगर भारत व्यापार एवं वाणिज्य कर रहा है, तो सारी जो नीतियां हैं वो किस भाग के अंतर्गत बनाई जाएंगी? भाग 13 के अंतर्गत बनाई जाएंगी। यानी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? भाग 13 है। इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 301 से लेकर के और आर्टिकल 307 तक हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं।
भाग 13 के अंतर्गत ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर हम लोग कितने आर्टिकल को शामिल करते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर के और आर्टिकल 307 तक को। मतलब कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बनेंगे, आर्टिकल 301 से लेकर के और आर्टिकल 307 के बीच बनेंगे। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं भाग 14 की। तो देखिए भाग 14 के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं केंद्र और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं की। भाग 14 के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाएं। केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाएं। तो देखिए अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, या फिर हम यूपीएससी की करें, एसएससी की करें, कोई भी हम लोग तैयारी करते हैं, तो उन सभी को, अगर उन सभी के बारे में कोई नियम कानून है, जो भी चीजें हैं वो किसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी, भाग 14 के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। क्योंकि हम या तो केंद्र के अंतर्गत किसी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम राज्यों के अंतर्गत नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, भाग 14 के अंतर्गत आएंगी। केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। और इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें जो है आर्टिकल 308 से लेकर के और आर्टिकल 323 तक को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 308 से लेकर के और आर्टिकल 323 तक को हम लोग शामिल करते हैं इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाओं को। अगर आपसे कभी यूपीएससी के बारे में पूछ ले तो यूपीएससी के बारे में, ठीक है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अगर कहा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किन आर्टिकल्स में चर्चा की गई है, ठीक, अखिल भारतीय सेवा। अगर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अगर पूछना है किस आर्टिकल के अंतर्गत उसका अनुबंध किया गया है, ठीक है, किस आर्टिकल्स के अंतर्गत उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो है आर्टिकल 315 से लेकर के और आर्टिकल 323 तक को। यानी इसी केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के अंतर्गत ही आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक का जो सेगमेंट है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, जिसमें हमारा आईएएस आईपीएस से सारी चीजें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो हमने देखा केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो किस भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, भाग 14 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक और हम लोग पार्ट देखते हैं जो कि बाद में जोड़ा गया है, भाग 14 का। भाग 14 का ये भी देखिए बाद में जोड़ा गया। इसमें हम लोग किस चीज की बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, अधिकरण की। ट्रिब्यूनल्स हम लोग बात करते हैं, देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण से संबंधित कार्य करता है, पर्यावरण संबंधी जो भी मामले उनकी सुनवाई करता है। इनको मतलब अर्धन्यायिक संस्थाएं, कुछ हद तक इनको भी न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वैसे लोग कहते हैं कि अगर दो राज्यों के मध्य में नदी जल से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए भी नदी जल अधिकरण बनाया जाता है, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने कावेरी नदी ट्रिब्यूनल, तो उसमें क्या होता है कि जो भी राज्यों के अंतर्गत, राज्यों के मध्य जो भी विवाद होता है किसी नदी से लेकर के, तो ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है और ट्रिब्यूनल क्या करता है, उनकी फिर सुनवाई करता है उस केस की। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है वो किसके अंतर्गत की गई है, भाग 14A के अंतर्गत। और जो है अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं कि आर्टिकल्स कहां से कहां तक लिया गया है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल शामिल किया गया है आर्टिकल 323 आ से लेकर के और आर्टिकल 323 यानी आर्टिकल 323A और 323B अगर हम देखते हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ये दो आर्टिकल्स हम लोग शामिल करते हैं किसके अंतर्गत, अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत। तो हम लोग देख लिए भाग 14A। अब हम लोग देखते हैं भाग 15 किस चीज की बात करता है। देखिए भाग 15 दोस्तों बात करता है चुनाव की। जो इलेक्शन है, इलेक्शन से संबंधित जो भी चीजें होगी वो सारी किस भाग के अंतर्गत शामिल की गई होगी, भाग 15 के अंतर्गत। चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होगी, जो भी उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन होंगे, उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे भाग 15 के अंतर्गत। और इसके हम आर्टिकल्स अगर देखें तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 324 से लेकर के और आर्टिकल 329A तक को शामिल किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के और आर्टिकल 329A तक को, या इसी को 329A कहते हैं, शामिल किया गया है।
ठीक है, किसमें हो गया, भाग 15 में हो गया। भाग 16 की अगर हम लोग बात करते हैं, भाग अगर 16 की बात करते हैं हम लोग, तो दोस्तों भाग 16 में कहा गया विशेष श्रेणियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, मतलब कुछ विशेष जो हमारे समुदाय के, हमारे समाज के कुछ विशेष वर्ग हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना। ठीक, जैसे कि मान के चलिए जो अगर अल्पसंख्यक हैं उनके लिए किया गया, या फिर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बहुत ही पिछड़े कोई जाति है, ठीक, तो इन सभी के बारे में क्या करना है, कुछ विशेष मतलब विशेष श्रेणियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना, वो शामिल किया गया है भाग 16 के अंतर्गत। इसमें क्या बात करते हैं हम लोग, विशेष श्रेणियों के लिए प्रावधान, विशेष श्रेणियों के लिए प्रावधान, यानी कि जो स्पेशल कोई वर्ग है, ठीक है, उसके लिए कोई भी प्रावधान, कानून बना देना, कुछ भी उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना, उन सब की हम लोग दोस्तों बात करते हैं किसमें, भाग 16 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 330 से लेकर के और आर्टिकल 342 तक को हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोगों ने कितने पार्ट्स पढ़ लिए, हमने दोस्तों भाग 10 पढ़ लिया। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जो भी उनके आरक्षण संबंधित अगर कुछ काम किया जा रहा है, तो इन सब चीजों की हम लोग चर्चा किसमें करेंगे, भाग 10 के अंतर्गत करेंगे। आर्टिकल देखा हम लोगों ने, आर्टिकल 244 शामिल किया गया इसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं भाग 11 की, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध की। फिर हम लोग बात करते हैं भाग 12 की, उसमें क्या कहा गया है, वित्त संपत्ति और अनुबंध, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह संबंधित, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, जो भी बातें होंगी, वो हम लोग भाग 12 के अंदर देखेंगे। फिर हम लोग देखिए बात करें भाग 13 की, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो चाहे देश के अंदर का ट्रेड कॉमर्स हो और चाहे देश के बाहर से किसी अन्य देश के साथ हमारा व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कोई भी संधि हो, समझौता हो, या हम कर रहे हैं जो भी ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं, वो सारी हम लोग, वो सारे अनुबंध कहाँ करेंगे, वो सारी चीजों को हम लोग शामिल कहाँ करेंगे, उसके लिए नियम कानून आर्टिकल 301 से लेकर के और आर्टिकल 307 के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे दोस्तों भाग 14 को, केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, जो भी हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे हम सेंट्रल की करें और चाहे हम लोग स्टेट की करें, जैसे कि लेखपाल वगैरह, पुलिस वगैरह, ये सारी चीजें क्या है कि हैं राज्य सरकारों के अंतर्गत सेवाएं, ये सब ये भी इसमें आ जाएगा। केंद्र के अंतर्गत जैसे हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करें, आईएएस की, वो सारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, केंद्र के अंतर्गत। एसएससी की हम तैयारी करें, केंद्र के अंतर्गत सेवाएं, ठीक है, वो केंद्र सरकार के विषय हैं चूंकि। फिर हम बात करते हैं भाग 14 ताकि, यानी ट्रिब्यूनल्स, अर्ध न्यायिक संस्थाएं, कुछ विशेष जो मामले हैं, कुछ विशेष अगर डिस्प्यूट्स हैं, उनके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बना देना, अलग से अधिकरण बना देना, ठीक। इनमें जो है रिटायर्ड जज भी शामिल होते हैं, कुछ विधि वेत्ता भी शामिल होते हैं, ये सब शामिल होते हैं, और एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है जो कि कुछ विशेष मामलों की सुनवाई करता है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह, ये भी ट्रिब्यूनल्स ही होंगे एक तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोगों ने बात किया भाग 15 की, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इलेक्शन की। इसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो भी शामिल किया जाएगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, यानी केंद्र सरकार के चुनाव, और या लोकसभा के हमारे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, ये सारी चीजें कहाँ शामिल की जाएंगी, आर्टिकल 324 से लेकर के और 329 ए के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 16 की, विशेष श्रेणियों के लिए प्रावधान, कुछ जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, मान के चलिए कि एसटी है, ठीक है, बहुत वो जंगल में रह रहे हैं और बिल्कुल से समाज से दूर है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर देना, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान कर देना, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, तो उनके लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर देना, ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उनको भी नौकरियों में लेके आया जा सके, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर देना, किसमें हम शामिल करेंगे, आर्टिकल 330 से लेकर के और 342 के अंतर्गत, भाग 16 के अंतर्गत। अब हम लोग देखिए दोस्तों भाग, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तो चलिए
ये अब हम लोग बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 दोस्तों किस चीज की बात करता है? भाग 17 बात करता है आधिकारिक भाषा की। यार हम लोग ठीक, भाग 17 हम किस चीज की बात करता है? आधिकारिक भाषा की। भाग 17 किस चीज की बात कर रहा है? आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की, यानी हमारे संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं, उन सभी भाषाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। ठीक है ना, 22 भाषाएं इस समय हमारे संविधान के अंतर्गत शामिल की गई हैं, उनका जिक्र किया जाएगा भाग 17 के अंतर्गत। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट की कौन सी भाषाओं थी उसका जिक्र किया जाएगा, हमारी हिंदी के बारे में जिक्र किया जाएगा, किसमें? आधिकारिक भाषा के अंतर्गत भाग 17 के अंतर्गत। आर्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 343 से लेकर के और आर्टिकल 351 तक की हम लोग चर्चा करते हैं, किसमें? भाग 17 के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था भाग 16 के अंतर्गत, हम लोगों ने देख लिया था भाग 16 के अंतर्गत 330 से लेकर 342 तक की चर्चा थी। ठीक, भाग 17 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया 343 से लेकर के और 351 तक की चर्चा कर ली। आधिकारिक भाषा यानी कि दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम लोग भाग 18 की। आधिकारिक भाषा के बाद दोस्तों भाग 18 आता है और भाग 18 में हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी की, आपातकाल की। ठीक, देखिए भाग 18 में बात किसकी करते हैं हम लोग? आपातकाल की बात करते हैं, इमरजेंसी की। और इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल शामिल करते हैं हम लोग? आर्टिकल 352 से लेकर के और आर्टिकल 360 तक की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी, आपातकाल। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी वाला जब टॉपिक बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किन किन आधारों पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत कैसे लगेगा, 356 के अंतर्गत कैसे लगेगा, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360, तो हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 की चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 358 से लेकर 360 तक हम लोगों ने बात कर ली इसमें इमरजेंसी के अंतर्गत। फिर देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाग 19। भाग 19 में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कुछ विविध। ठीक है, हम लोगों ने बात किया किसको दोस्तों? कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में चर्चा किसी भी पार्ट में नहीं की गई थी। कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए सब्जेक्ट्स थे जिनको संविधान में शामिल करना जरूरी था, लेकिन उनको पहले किसी और अन्य टॉपिक में शामिल नहीं किया गया अन्य पार्ट्स में। तो उन सभी के लिए हमने क्या किया, एक मिसलेनियस एक पार्ट्स बना दिया और इस तरह के सारे सब्जेक्टों को हमने उसी पार्ट के अंतर्गत हमने शामिल कर दिया। ठीक है, और ऐसे जो है जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनके हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 361 से लेकर के और आर्टिकल 367 तक में। ठीक है, आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक में हमने मिसलेनियस टॉपिक्स की विविध की हम लोगों ने चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भाग 20 की। देखिए जो भाग 20 है दोस्तों, इस भाग 20 के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं संविधान संशोधन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है संविधान संशोधन, इसके हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन। यानी कि अगर हमें संविधान के अंतर्गत कोई संशोधन करना है तो हम लोग किस पार्ट के अंतर्गत शामिल करेंगे इसको? हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत। यानी अगर कोई नया आर्टिकल जोड़ना है, किसी आर्टिकल को समाप्त करना है, किसी नए पार्ट को जोड़ना है, पार्ट को समाप्त करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो आर्टिकल 368 है उस आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम लोग संविधान के अंतर्गत हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकेगी? संशोधन कर सकेगी। हमें पता है कि संविधान का संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है?
पार्लियामेंट यानी संसद को प्राप्त है। तो भाग 20 के अंतर्गत हम लोग किस चीज की चर्चा करते हैं? हम लोग संविधान के संशोधन की चर्चा करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं भाग 21। भाग 21 के अंतर्गत क्या टॉपिक शामिल किया जाता है? तो दोस्तों भाग जो 21 है उसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं कुछ अस्थायी संक्रमणशील, ठीक है, कुछ अस्थायी टॉपिक हो गए, संक्रमणशील हो गए, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान कुछ। ठीक, भाग 21 के अंतर्गत हम लोग कुछ टेम्परेरी टॉपिक्स को शामिल करते हैं, जिनको मतलब जिनकी आवश्यकता हमें आज समझ में आ रही है, कुछ समय बाद जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उन चीजों को हम लोग शामिल कर देंगे। अस्थायी टॉपिक्स के अंतर्गत कुछ संक्रमणकालीन हो गए या कुछ विशेष प्रावधान, अगर हमें अचानक से कुछ आवश्यकता समझ में आ गई, कुछ नए कानून को शामिल करने की, कुछ विशेष प्रावधान बनाने की, कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने की हमें आवश्यकता समझ में आ गई, तो उनको हम लोग भाग 21 के अंतर्गत उनको हम लोग शामिल करेंगे। ठीक, और इनकी हम लोग चर्चा दोस्तों करेंगे आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल, ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 के बीच में, यानी भाग 21 में क्या हो जाएगा? कुछ टेम्परेरी टॉपिक्स, कुछ जो है संक्रमणकालीन और कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजन, इनकी हम लोग बात कर लेंगे आर्टिकल 369 से लेकर के और आर्टिकल 392 के बीच में। चलिए अब दोस्तों अंतिम टॉपिक जो बचा है, अंतिम जो पार्ट बचा है वो क्या है? भाग 22। अंतिम जो पार्ट है वो क्या है? भाग 22 है, और इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं कुछ जैसे कि टाइटल्स हो गए, लघु शीर्षक, लघु शीर्षक हो गया, ठीक है, आधिकारिक पाठ हो गया, ठीक है, लघु शीर्षक एवं आधिकारिक पाठ वगैरह, इनको हम लोग शामिल करते हैं इसके अंतर्गत भाग 22 के अंतर्गत। कुछ जो है जो टाइटल्स वगैरह हो गए, टाइटल्स की समाप्ति करने की जो घोषणा की गई वो इसमें हो गया। भाग 22 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 में कहा गया था कि जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हो जाएगा, वैसे ही जो भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये शामिल किए गए हैं सब भाग 22 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 393 से लेकर के आर्टिकल 395 तक को शामिल किया गया है। ठीक है ना? देखिए ये हो गया भाग 21 और भाग 22। भाग 22 में क्या कह रहा है? जो भी टाइटल्स है उनकी समाप्ति कर दी जाएगी। कुछ जैसे कि आर्टिकल 394 में कहा गया था कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होगा, उस समय 16 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको उस समय लागू कर दिया जाएगा, और बाकी के लागू किए जाएंगे कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस बात की चर्चा की गई थी आर्टिकल 394 के अंतर्गत। ठीक है, 395 में कहा गया था कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, वैसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए एक तरह से अगर हम देखें कि आर्टिकल 394 और आर्टिकल जो 395 है, ये अब हमारे लिए कोई भी महत्व के नहीं रह गए। अब ये एक तरीके से ये अब निष्प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखिए आज की टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा कर ली सारे पार्ट्स की, जितने भी देखिए पार्ट 22 जितने पार्ट 25 थे वो सारे हम लोगों ने चर्चा कर ली। सारे आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। और अब हम लोगों का अब हम लोग देख लेंगे एक बार शेड्यूल्स के बारे में। इसी एक टॉपिक में हम लोग दोस्तों जितने भी भारत में हमारे संविधान के अंतर्गत शेड्यूल शामिल किए गए हैं, अनुसूचियाँ, इन सब के हम लोग एक ही इसी टॉपिक में हम लोग एक साथ सारे शेड्यूल्स की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे संविधान में दोस्तों मूल रूप से 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? अनुसूचियों की। हम लोग अब अनुसूचियों की बात करने जा रहे हैं। अनुसूचियां
अब हम लोगों ने पार्ट्स और आर्टिकल्स की बात कर ली, अब हम लोग शेड्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। तो मूल रूप से हमारे संविधान में 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 शेड्यूल दिखाई देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो देखिए, जो अनुसूची फर्स्ट है, जो अनुसूची जो फर्स्ट है, अनुसूची 1, ये अनुसूची 1 दोस्तों किस बारे में बात करती है? तो अनुसूची 1 में हम लोग बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्रों की। अनुसूची 1 में हम लोग बात करते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके क्षेत्रों की। मतलब कि अगर हमको हमारे जो भाग 1 था, पार्ट 1, उसमें कहा गया था कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, कौन कौन से स्टेट शामिल होंगे, कितने स्टेट होंगे, कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी, ये सब बातें की गई थी भाग 1 में। लेकिन अगर उस भाग 1 को और ज़्यादा डिटेल से अगर हमको देखना है कि कौन कौन से पार्ट है इसमें, ठीक है, उनकी सीमाएं क्या हैं, कि ये सारे के सारे उनके जो है जो क्षेत्र हैं राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के, उसके बारे में हमें और डिटेल से अगर हमको अध्ययन करना है तो हमको दोस्तों अनुसूची 1 हमें विजिट करनी पड़ेगी, हमें अनुसूची 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रों के बारे में हमें अगर और गहराई से जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, अनुसूची 1 में हम लोग विजिट करेंगे, अनुसूची 1 को देखेंगे। अनुसूची 2 दोस्तों क्या बात करती है? अनुसूची 2 दोस्तों बात करती है वेतन एवं भत्तों की। मतलब कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलएज, एमपीज, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, मतलब जो भी पद हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, जो भी पदों को शामिल किया गया है, ठीक, उन सभी के वेतन और भत्तों की चर्चा किसमें की जाएगी दोस्तों? जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में चर्चा की जाएगी। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जाए, चाहे वो महान्यायवादी हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, ठीक है, कैग हो, जिनकी भी राज्यपाल हो, इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा कहाँ की जाएगी? अनुसूची 2 में की जाएगी। वेतन और भत्तों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो कहाँ प्राप्त करेंगे? अनुसूची 2 के अंतर्गत। अनुसूची 3 की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची 3 में किस बात की चर्चा की गई है? तो अनुसूची 3 में दोस्तों बात की गई है शपथ, यानी कि ये सारे के सारे जो अधिकारी, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, इनके जो इन पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, वो अपने पद की जो शपथ ग्रहण करेंगे, तो वो अनुसूची 3 में उसकी चर्चा की गई है। ये यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा, एमपी अपने पद की शपथ लें, न्यायाधीश अपने पद की शपथ लें, ये सारे अपने पद की जो शपथ लेंगे उसके बारे में व्याख्या कहाँ की गई है, चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत उन सभी के शपथ के बारे में, उन सभी की शपथ लेने के बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 के बारे में बात की गई है दोस्तों। अनुसूची 4 में बात की गई है राज्यसभा में राज्यों के सीट आवंटन के संबंध में। मतलब कि प्रत्येक राज्य की राज्यसभा में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यसभा में कुछ सीटें रिजर्व हैं। हम लोग बात करेंगे आगे, जब हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, 31 सीटें, इस सब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो देखिए राज्यसभा में राज्यों के सीट आवंटन के संबंध में, मतलब अगर हमको देखना है कि किसी भी एक राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं, बिहार की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, त्रिपुरा की कितनी सीटें हैं, तो अगर हमको देखना है, क्योंकि भाई जो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा राज्यों का एक सदन है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि लोकसभा क्या करती है, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरीके से राज्यसभा क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए राज्यों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही
राज्यों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही उनको राज्यसभा में कुछ सीटें प्राप्त होती हैं। तो ये सारी हम लोग मतलब किस राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में, इन सभी के बारे में अगर हमको चर्चा करनी है, इन सभी के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो हम कहाँ पर जाएंगे, हम अनुसूची 4 को देखेंगे। राज्यसभा में राज्यों की सीट आवंटन संबंधी जो भी प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे हम शेड्यूल 4 के अंतर्गत। अब शेड्यूल 5 की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे, ठीक। देखिए जो शेड्यूल 5 है वो क्या बात करता है, अनुसूची 5 बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल जो कास्ट होगा और जो शेड्यूल ट्राइब्स होगा उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एवं उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान। मतलब कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आयोग का गठन किया जाता है, हम लोगों ने देखा कि एक विशेष आयोग का गठन किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके नियंत्रण के लिए जो विशेष प्रावधान जो बनाए जाएंगे उसको किसमें शामिल किया जाएगा, अनुसूची 5 के अंतर्गत। अनुसूची 5 के अंतर्गत हम लोग जाएंगे तो हमें ये सब चीजें दिखाई देगी। हमें जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष आयोग बनाए गए हैं, उन आयोगों को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो आयोग क्या कार्य करेंगे, ठीक है। उन आयोगों का कार्य होगा किन जातियों को शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत शामिल करना है, किन जातियों को शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत शामिल करना है, ठीक है। उनके जो है अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून, इन सभी के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों तो हम लोग अनुसूची 5 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अगला अगर बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 क्या बात करता है, देखिए दोस्तों जो अनुसूची 6 है वो 4 राज्यों के संबंध में बात करता है, ठीक है। 4 राज्यों को उसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं और ये जो 4 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान, ठीक। अनुसूची 6 क्या बात करता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, मतलब जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के रहने वाले जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जो जनजाति हैं, उनके विषय में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने की बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान की बात की गई है किसमें, अनुसूची 6 के अंतर्गत। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष जो प्रावधान है उनकी बात की गई दोस्तों शेड्यूल 6 के अंतर्गत। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइब्स हैं उनके प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है, किसमें बात की गई है, अनुसूची 6 के अंतर्गत बात की गई है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेड्यूल है जिससे आपसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे हमेशा अगर शेड्यूल से क्वेश्चन पूछेगा तो अधिकतर संभावना रहती है कि वहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम लोग अब बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। जो अनुसूची 7 है ये दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों एवं कार्यों का बंटवारा, शक्तियों एवं कार्यों के बंटवारे के संबंध में, ठीक। अनुसूची 7 में क्या समझ किया गया है, केंद्र एवं जो राज्य है उनके मध्य जो शक्तियां हैं एवं जो कार्य हैं उनके बंटवारे के संबंध में। इसमें अनुसूची 7 के अंतर्गत हम लोगों ने 3 तरह की हम लोग लिस्ट देखेंगे, एक तो केंद्र सूची के विषय, एक राज्य सूची के विषय और एक समवर्ती सूची के विषय। केंद्र सूची के विषय हैं उनमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची के विषय में कानून राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची के कंकरेंट लिस्ट के संबंध में कानून कौन बनाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी की चीजें कि कौन से कार्य केंद्र को मिले हैं, कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं, कौन से शक्तियां एवं कार्य राज्यों को प्राप्त हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त करनी, किसमें प्राप्त करेंगे हम, अनुसूची 7 के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 8 की। शेड्यूल जो 8 है दोस्तों, ये शेड्यूल 8 किस चीज की बात करता है, ये शेड्यूल 8 जो है लैंग्वेजेस की बात करता है, भाषाओं की। शेड्यूल 8 के अंतर्गत भाषाएं शामिल की गई हैं। हमारे संविधान में मूल रूप से पहले 8 भाषाएं शामिल की गई थी। इस मतलब अनुसूची जो 8 है इसमें पहले 8 भाषाएं थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा करके उनको कर दिया गया है 22 भाषाएं। तो आज के डेट में अनुसूची 8 के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 8 भाषाएं। तो ये भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 9, 10, 11 और 12 के बारे में। देखिए जो अनुसूची 9 है फ्रेंड, दोस्तों जो अनुसूची 9 है इसके बारे में प्रावधान, इसके बारे में क्या प्रावधान है, अनुसूची 9 में कुछ ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हस्तक्षेप ना कर सके। यानी कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विषयों पर हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई गई है। ठीक, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि केंद्र सरकार, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे और उनमें जो है जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी तरीका का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये सारी ये जो है कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से एक्ट होंगे, इनकी बात की गई है शेड्यूल 9 के अंतर्गत। प्रावधान जिनमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना कर सके, ऐसे प्रावधानों की बात की गई है, ठीक है ना। कुछ ऐसे विषय या ऐसे प्रावधान जिनमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप ना कर सके, उनको शामिल किया गया है अनुसूची 9 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जो अनुसूची 10 है वो क्या है, जो अनुसूची 10 है ये बात करता है दल बदल कानून की, एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, और इस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को लेके आया गया। हम लोग दल बदल कानून के बारे में बात करेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। अगर कोई भी चलिए उसके बारे में हम फिर कहीं बात करेंगे। दल बदल कानून को शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा अनुसूची 10 के अंतर्गत। अनुसूची अब 11 की बात करें तो अनुसूची 11 में दोस्तों क्या शामिल किया गया है, अनुसूची 11 में शामिल किया गया पंचायतों के कर्तव्य, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। जो पंचायत है, पंचायतों के कर्तव्य, पंचायतों का अधिकार और पंचायतों की जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, इसके संबंध में प्रावधान कहा किया गया है अनुच्छेद 11 में। यानी इसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि जो पंचायतें हैं वो किन विषयों पर कानून बनाए, क्या उनके कर्तव्य होंगे, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ठीक है। और इसको दोस्तों शामिल किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां अमेंडमेंट हुआ तब 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमने शामिल किया है ये अनुच्छेद 11 को, और इसमें जो है 29 विषय हैं। इन 29 विषयों पर 29 विषय बताए गए हैं। इन 29 विषयों पर जो पंचायत है क्या करेगी, कानून बनाएगी। जो कार्य है ये 29 तरीके की कार्य है जो क्या करेगी, जो मेरी जिम्मेदारियां ये कार्य है जो पंचायतें जो है जिनको उठाएंगी, जिनको करेंगी, ठीक। अब अंतिम जो बचा दोस्तों, अंतिम जो बचा है वो है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के संबंध में। जो अनुच्छेद 12 है ये क्या है, नगर निगम या जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम या नगर पालिकाओं की शक्तियां, कार्यों व जिम्मेदारियों के संबंध में, वो उनकी जिम्मेदारियां इसमें शामिल किया गया है किसमें, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। और उनके लिए 18 तरीके के ऐसे विषय शामिल किए गए हैं। और इसको कब जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें अमेंडमेंट
1992 के द्वारा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दोस्तों हमने शामिल किया है अनुच्छेद कह रहा हूँ अनुसूची 12 को, शेड्यूल 12 को हमने शामिल किया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसमें किस चीज़ की हम बात करते हैं, नगर निगम नगर पालिकाओं की जो शक्तियाँ हैं, उनके जो कार्य हैं और जो जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिया हमारे संविधान के सारे पार्ट्स, हमारे संविधान के सारे आर्टिकल्स और हमारे संविधान की सारी जो अनुसूचियां हैं। तो कल के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।